Hello everyone, I hope all are getting my lecture as they are. So today we are going to discuss our Constitution of India. In this picture student you are seeing here that this is a book which written Constitution of India. You know that in our Indian Constitution is a very lengthiest constitution across the world. So student, most of the countries in the world have a constitution. The constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. A constitution tells us what the fundamental nature of our society is. स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेट ऑफ रूल्स है। जैसे हमारी फैमिली के अंदर हमारे कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे ही एक कंट्री को मूव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ए कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues। एक हमारी जो कंट्री होती है या फिर हमारी फैमिली होती है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजीज़ होती है, विचारधाराएं होती हैं, बहुत टाइप के लोग रहते हैं उसमें, पीपल्स रहते हैं, डिफरेंट थिंकिंग्स होती हैं। लेकिन उनके एक कॉमन इंटरेस्ट को देखते हुए हमें एक ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं जिस पे वो सारे एग्री करते हों, क्योंकि कोई भी रूल हर किसी कम्युनिटी को, हर किसी पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? वो ऐसे रूल्स बनाती है जो मेजोरिटी के लिए ज़्यादा वर्केबल हो, वर्कआउट करते हो। सो ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन ऑन द बेसिस द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। इसके लिए फिर हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें कुछ रूल्स रखे गए ताकि हम हमारे जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है, उसकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें हमारे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इन सारे जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, इन सबको हम लोग क्या कर सकें? गवर्न कर सकें। सो this include not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold। स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड आया है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट आपके बहुत टाइप्स की होती है, जिसमें आपके मोनार्ची गवर्नमेंट भी होती है, आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी होती है, आपकी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट भी होती है। जबकि मोनार्ची गवर्नमेंट है उसमें हम लोग बेसिकली बात करते हैं जिसमें एक किंग रूल द कंट्री, जिसमें एक किंग होता है, वो अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाता है और उसके ऊपर कोई भी नहीं होता है। डिक्टेटरशिप में एक पर्सन के हाथ में सारी पावर्स होती है। जैसे आपके एग्जांपल के लिए जर्मनी में आपके हिटलर के पास सारी पावर्स थी, तो हिटलर इज़ ए डिक्टेटर। एंड इटली में आपके एक पर्सन था मुसोलिनी, सो मुसोलिनी इज़ ए डिक्टेटर विच रूल्ड द कंट्री इटली। और आपके जो नेपाल एक टाइम में आपके मोनार्च कंट्री हुआ करता था जिसमें एक किंग हुआ करता था और वो सारी कंट्रीज़ के ऊपर अपने किंग नेपाल के ऊपर रूल किया करता था। बट इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए सोसाइटी, नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ट्यूनिंग देखते हुए, उसके वर्ड्स को देखते हुए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखते हुए हम लोग पता कर सकते हैं कि जो कंट्री है वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द कंट्री। So for example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution play a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within the society। इन द बिगनिंग जो आपका नेपाल था उसको वो एक मोनार्च कंट्री था जिसमें जो सारी पावर्स थी वो ये आपके किंग के हाथ में हुआ करती थी, किंग उन पर रूल किया करता था। लेकिन बाद में उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई, वहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए और आज वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर वर्क करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बेसिकली जो लॉज बनाते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो बेसिकली कुछ
पब्लिक के हाथ में आ जाती है। सो स्टूडेंट, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी प्रियम्बल है। हमारे जो बी आर अम्बेडकर थे, was B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar was the head of the committee of drafting committee. ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी कि जिसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उसके हेड भी ये रहे थे। और इन्होंने हमारी जो प्रियम्बल है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बोला है। SOUL, सोल मीन्स आत्मा, यानी कि प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की आत्मा है। इसकी कॉनोटेशन क्या है, मैं एक बार इसको रीड आउट कर देता हूँ। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves thus Constitution. सो स्टूडेंट, इसमें आपके जो एक डेट नज़र आई है 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। बट हम लोगों ने इसको फाइनली कब इनेक्ट किया था? 26 जनवरी 1950 को। तो इसके अंदर हमारे जितनी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक तरह से समरी एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारा एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी जो नेचर है उससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ की कंट्री कैसी होगी। तो दीज आर द सम फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So federalism is the prime feature of our constitution, which refers to the existence of more than one level of government in the country. In India, there are governments at the state and the center. Panchayati Raj is the third tier of the government. So student, federalism का मतलब ये होता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो कितने तरह से वर्क करती है। जैसे सेंटर में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट में हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, और जो हमारे जो विलेजेस होते हैं उनमें हमारी पंचायती राज वर्क करती है, और जो हमारे टाउन्स होते हैं उनमें आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करती है। सो आपके इंडिया में बेसिकली 3 टियर गवर्नमेंट वर्क करती है। फर्स्ट ईयर में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, सेकेंड ईयर में आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, एंड थर्ड ईयर में आपकी पंचायती राज, या फिर आप लोग बोल सकते हो लोकल बॉडीज, which are municipal corporation and panchayati raj. While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, they are bound to follow the laws of the central government as a matter of national concern. The Constitution clearly defines the jurisdiction of power of the government at state and that is center. यानी कि हमारे जब कोई बड़ी मुश्किल टाइम आता है तो हमारी जो कंट्री है उसमें जो नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपकी इमरजेंसी लगती है, कोई भी इमरजेंसी लगती है, तो उसमें आपकी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं वो किसको हैंड ओवर कर दी जाती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी जाती हैं। और ये हैंड ओवर करने का काम कौन करता है? आपके वहाँ का गवर्नर करता है। ठीक है, गवर्नर आपके प्राइम मिनिस्टर, जो आपके गवर्नर होता है उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है स्टेट के अंदर, और एक गवर्नर आपके एक से ज़्यादा स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। जैसे आपके कल्याण सिंह एक टाइम में आपके राजस्थान के भी गवर्नर थे और यूपी के भी गवर्नर थे। सो parliamentary form of government. Our next feature is parliamentary form of government is the other feature of Indian Constitution, which provides that the different tiers of government shall constitute of the representative elected by the people. It also guarantee universal adult suffrage for all citizens. तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? पार्लियामेंट्री है। और जो पार्लियामेंट्री का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया है? इसको हम लोगों ने बेसिकली अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। तो
पार्लियामेंट में क्या होता है, हमारे लोकसभा है एंड राज्यसभा वर्क करती है। ऐसे ही आपके स्टेट में विधानसभा एंड विधान परिषद वर्क करती है, ठीक है। तो और हमारे इसके अंदर हमारे जितने भी सिटीजन्स जिनकी एज 18 ईयर से अबव है उनको हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, जिनमें एक है राइट टू वोट, यानी कि सबको अपना वोट देने का राइट है। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसमें हम लोगों ने बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रखा है कि वुमेन वोट नहीं दे सकती या मैन वोट नहीं दे सकते। ईच एंड एवरी पर्सन have right to vote who have attained the age of 18 years. Next, the key feature of Indian Constitution is separation of power. In the Constitution of India recommends for three organs of the state: the legislature, the executive and the judiciary. The legislature refers to our elected representatives, where the executive refers to a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government, and the judiciary refers to the system of courts in the country for preventing the misuse of power by and branch of the state. It also ensures the balance of power between all three organs. So student, हमारे जो separation of power है, ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का, इसको एक पर्सन ने दिया था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उसने एक बुक ही लिखी थी सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें उसने बताया था कि जो स्टेट है उसमें जो पावर्स हैं वो क्या नाम है, किंग के हाथ में, सारी पावर्स किंग के हाथ में नहीं होनी चाहिए, उसका हमको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमको कहाँ पर नज़र आता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नज़र आता है। जैसे हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके अंदर हम लोगों ने लेजिस्लेटिव है, हमारी एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। अब हम इनके समझते हैं वर्क क्या होता है। लेजिस्लेचर बेसिकली क्या करती है, दे आर मेकिंग द लॉज। अगर एक लाइन में हम लोग बात करें व्हाट इज द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मेकिंग द लॉज, एंड एग्जीक्यूटिव इज इम्प्लीमेंटिंग द लॉज। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि वो सबके साथ जस्टिस कर सके। सो the work of the judiciary is to provide the justice in a time bound. Then in addition to the fundamental rights, there is the provision of directive principle of state policy which ensure greater social and economic reform and serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. स्टूडेंट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाए गए हैं और डीपीएसपी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी क्या होता है इसको समझे। स्टूडेंट, फंडामेंटल राइट्स जब आपके वायलेट होते हैं तो आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सीधे कहाँ पर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इट मीन्स दे आर एनफोर्सेबल, बट डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल। अगर आपके डीपीएसपी वॉलेट होते हैं तो उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकते। डीपीएसपी बेसिकली इनके अंदर वो बातें शामिल की गई हैं जो हमारे स्टेट्स को, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको फुलफ़िल करनी चाहिए, बट वो फुलफ़िल नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। सो एंड फंडामेंटल राइट्स हमारे वो राइट्स होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट को हमारे किसी भी सिचुएशंस में वो फुलफ़िल करने ही होते हैं। तो एक तरह से जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाता है और एज ए सिटीजन हमारे लिए एक पॉजिटिव कंसेप्ट या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट बन जाता है। Next is a secularism. A key feature of Indian Constitution defines that a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. तो स्टूडेंट्स, सेकुलरिज्म के अंदर क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है, वो उसकी नज़र में सारे रिलीजन क्या है, इक्वली हैं। सो द गवर्नमेंट नाइदर प्रमोट एनी सिंगल रिलीजन। और हमारी जो गवर्नमेंट है होती है, हमारा जो कंट्री होता है उसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं हो सकता। दैट्स वाई आवर कंट्री इज ए सेक्युलर कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन thus plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all the citizens of the country to adhere to, including a representative that we elected to rule
अस। सो स्टूडेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या डेफिनेशन होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, और इलेक्ट कौन करती है? पब्लिक करती है। ठीक है। नेक्स्ट, आपके फंडामेंटल राइट्स। सो स्टूडेंट, हमारे आपके 6 फंडामेंटल राइट्स आर mentioning in our Indian Constitution. The first one is the right to equality, second is right to freedom, right against exploitation, then right to freedom of religion, then cultural and educational rights, and the last one is the right to constitutional remedies. So we discuss all of them in details. Student, these rights are fundamental in the sense that any law passed by the legislature in the country would be declared as null and void if it is in contravention to the rights guaranteed by the Constitution. If any of these rights are violated, the individual affected is entitled to move the Supreme Court or High Court for the protection and enforcement of his rights. However, the rights are not absolute and can be curtailed during the emergency. स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का जब वायलेशन होता है तब आपको सीधा राइट है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। स्टूडेंट, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं है कि ये राइट्स कभी भी नहीं छीने जा सकते। एक्चुअली जब हमारे इमरजेंसीज यहाँ पर लगाई जाती हैं तब हमारे कुछ राइट्स को हमारी गवर्नमेंट उनको वापस ले लेती है। सो इन पार्ट 3 और फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन। स्टूडेंट, ये पार्ट 3 का मतलब क्या है? देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उसको आर्टिकल्स में डिवाइड किया। आर्टिकल्स के बाद हम लोगों ने उसमें कुछ शेड्यूल्स भी डाले थे। इन चीज़ों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि शेड्यूल्स कितने थे हमारे और कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बेसिकली जो मैग्ना कार्टा है ये वर्ड ये इंग्लैंड से लिया गया है। जो इंग्लैंड के जो स्टार्टिंग में जो रूल्स हुआ करते थे उनको मैग्ना कार्टा बोला जाता था। द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द यूएस बिल्स ऑफ राइट। अर्लिएस्ट नॉन एविडेंस ऑफ राइट्स वर आल्सो प्रेजेंट इन एंशिएंट इंडिया, ईरान एंड एक्सेट्रा। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने जो अडॉप्ट किए हैं वो कौन सी कंट्री से लिए हैं? हम लोगों ने यूएसए से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए हैं। यूएसए में इनको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। वैसे हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है इंडिया की, उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं, और ऐसे ही हमें ईरान में भी देखने को मिलते हैं। बट हमें जो ऑथेंटिक हम लोगों ने जो अडॉप्शन किया है फंडामेंटल राइट्स का, वो कहाँ से किया है? यूएसए से किया है। The fundamental rights are named so because they are guaranteed and protected by the Constitution, which is the fundamental law of the land. They are fundamental also in the sense that they are the most essential for the all-round development, material, intellectual, moral and spiritual of the individual. बेसिकली आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको फुलफिल करती हैं? आपके जितने भी मटेरियलिस्टिक आपके इंटरेस्ट होते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, आपके जो मॉरल्स होते हैं, स्पिरिचुअल्स होते हैं, हर एक पर्सन के वो सारी चीज़ें फुलफिलमेंट होती हैं हमारे फंडामेंटल राइट से। द कॉन्स्टिट्यूशन, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 7 फंडामेंटल राइट्स। हाउएवर आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिपेल्ड एंड नाउ ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स रिमेन। स्टूडेंट, बिगिनिंग में जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था तब आपके 7 फंडामेंटल राइट्स आपके रखे गए थे, बट बाद में लेटर ऑन द 7th फंडामेंटल राइट इज अमेंडेड एंड शिफ्टेड इनटू द आर्टिकल 300A। तो आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से आर्टिकल से उसका अमेंडमेंट किया गया था और कौन से ईयर में किया गया था, एंड व्हाट वाज द राइट। तो राइट का नाम हो गया राइट टू प्रॉपर्टी, constitutional amendment is 44th and the year is the 1978, and right now there is 6 fundamental rights in our constitution. So following the articles related to the fundamental rights, तो आपके आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 का आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है। सो वी आर डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम इन डिटेल।
तो आर्टिकल 12 में आपके बताया गया है कि एक स्टेट होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। आर्टिकल 13 में आपके बताया गया है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ पार्ट 3 और फंडामेंटल राइट्स। Then right to equality. This is the very important concept for your exam point of view also. So in Article 14, the language of Article 14 is equality before the law and equal protection of laws. यानी कि जो हमारे जितने भी पीपल हैं कंट्री के, वो सारे लॉज के सामने क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनमें बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और लॉ उनको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे हिंदू पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए सेपरेट लॉज बनाए जाएंगे और मुस्लिम पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए सेपरेट लॉज बनाए जाएंगे, दोनों को इक्वल लॉ से ट्रीट किया जाएगा। सो दिस इज आर्टिकल 14. व्हाट इज आर्टिकल 15? Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth. यानी कि आपको इनके बेसिस पर बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, आपके साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हैं, चाहे किसी भी आप रेस के हैं, कास्ट के हैं, सेक्स है आपका कोई भी, या प्लेस ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जांपल आपके हिंदू और मुस्लिम में कोई डिफरेंस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। रेस यानी कि आप गोरे हैं, काले हैं, ब्लैक एंड वाइट में आपके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आप किस कास्ट से हैं इससे कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। आपका सेक्स क्या है, आप चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, लेस्बियन हैं, गे हैं, तो कुछ भी आपका जो सेक्स है उससे आपके उससे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, चाहे आप मिजोरम में पैदा हुए हैं, चाहे केरला में पैदा हुए हैं, तो आपके बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 की लैंग्वेज बोलती है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको आपके जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, वहाँ पे आपके साथ बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 says abolition of untouchability and prohibition of its practice, यानी कि आपके जो एक टाइम था हमारे जिसमें जो दलित्स हुआ करते थे उनके साथ बड़ा ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था हमारे एंशिएंट टाइम में, और आज भी हम लोग देखते हैं कि उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर उन कम्युनिटी को परेशान किया जाता है तो आर्टिकल 17 के आर्टिकल 17 आप उनको प्रोटेक्ट करता है। अनटचेबिलिटी बेसिकली उनका मतलब होता है छुआछूत से होता है कि हमें छुआछूत का अंत करना है। देन आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, तो हमें उन टाइटल्स का अबोलिशन करना है, उन टाइटल्स को ख़त्म करना है जो हमारे पुराने टाइम से चले आ रही हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो किंग्स हैं वो अपने नाम के आगे महाराजा धीराज, अकबर, या अकबर भी अपने सामने अपने नाम के साथ, अपने नेम के साथ बहुत सारी टाइटल्स लगाया करता था। ऐसी बहुत सारी जो बड़ी रिच फैमिलीज के जो पर्सन्स होते हैं वो भी बहुत सारे अपने टाइटल्स लगाते हैं। तो उन टाइटल्स को हमको क्या करना है, अबोलिश करना है। एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, फॉर एग्जांपल आपका नाम राकेश है, तो राकेश ने क्या किया, राकेश ने मिलिट्री ज्वाइन की और मिलिट्री में वो कर्नल पोस्ट से रिटायर हो जाता है, तो वो अपने नाम के आगे ऐसे लिख सकता है कर्नल राकेश कुमार। ऐसे ही कोई एकेडमिक में जैसे मान लो हमारे जो पीएचडी करते हैं, पीएचडी होल्डर्स अपने नेम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं, सो डॉक्टर राकेश कुमार। तो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स आप लोग लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई टाइटल्स आप लोग अपने नेम के साथ नहीं लगा सकते। देन राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ आर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप लोग कुछ भी लिखकर बोलकर किसी भी वे ऑफ में आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। असेंबली, यानी कि आप कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं। एसोसिएशन, यानी कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। मूवमेंट, आप कहीं पर भी इंडिया में जाने के लिए फ्रीडम है आपको, आप केरला में रहना चाहे केरला में रह सकते हैं, कन्याकुमारी में रहना चाहे कन्याकुमारी रह सकते हैं, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड, राजस्थान, गुजरात, कहीं पर भी आप लोग रह सकते हैं। इसके लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ
करता है। रेजिडेंस आप लोग कहीं पर भी रह सकते हैं। प्रोफेशन आप कोई भी प्रोफेशन को अपना लाइवलीहुड के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आपको आर्टिकल 20 है वो आपको अपराध के यानी कि आपने कोई अपराध किया है उसके सपोर्ट में आपको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी कि जीने की स्वतंत्रता देती है और एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि हमारी गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करती है कि हर पर्सन को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, ये उसका फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 21A में लिखा गया है। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, और कुछ केसेस में हमारी जो गवर्नमेंट है वो आपको अरेस्ट होने के बाद भी कुछ राइट्स देती है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 to 24, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। स्टूडेंट यहाँ पे आपके जो ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि हम लोग जो छोटे छोटे बच्चों को किसी हजारियस इंडस्ट्री में वर्क करने के लगा देते हैं, उनकी ट्रैफिकिंग करते हैं, उनको बेच देते हैं, तो इसके लिए उनको क्या कर देता है, वो मना करता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक ह्यूमन बींग का अपना खुद की इंटीग्रिटी होती है, अपनी खुद की इंडिविजुअल रेस्पेक्ट होती है, वो उसकी बनी रहनी चाहिए। आर्टिकल 24 बोलता है कि हम लोग किसी भी छोटे बच्चों को जिसकी एज अंडर 16 है हम लोग उसको किसी भी फैक्ट्री में इंडल्ज नहीं कर सकते। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आर्टिकल 25 आपको इस बात की परमिशन देता है कि आप लोग कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो और उसको मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको मतलब स्प्रेड कर सकते हो कहीं पर भी, इस बात की फ्रीडम आपको आर्टिकल 25 देता है। नाउ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, दैट द फ्रीडम इज गिवन बाय द आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 27 गिव्स फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो। आर्टिकल 28 सेज दैट freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institution, आर्टिकल 28 इस बात की परमिशन देता है कि आप अपने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको ओपन कर सकते हैं और उनमें रिलीजियसली आप वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं उनके अंदर आपके जो फादर हैं, ये प्रिंसिपल्स होते हैं, वहाँ की जो टीचर्स होती हैं वो भी बेसिकली आपके उसी रीजन को बिलोंग करती हैं। आपके जो मुस्लिम्स हैं इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम लोग मदरसा बोलते हैं, और हमारे जो हिंदू रीजन है उसमें गुरुकुल होती है, आश्रम व्यवस्था होती है। सो दीज आर द सेवरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन सेवरल रिलीजन कम्युनिटीज। दैन cultural and educational right are mentioning in the article 29 to 30. The article 29 say that protection of language, script and culture of minorities, यानी कि आर्टिकल 29 बोलता है कि हमें जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है, उनके स्क्रिप्ट यानी कि जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, उनके जो भी लिटरेचर है उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, एंड देयर कल्चरल राइट्स। जैसे माइनॉरिटी और क्या होता है स्टूडेंट, ये दो टर्म्स होती हैं, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। मेजोरिटी में हमारी मास पॉपुलेशन आती है, माइनॉरिटी में हमारी कम पॉपुलेशन आती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में आपके हिंदूज मेजोरिटी में हैं और मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ में हैं, आपके जैन्स माइनॉरिटीज़ में हैं, आपके बौद्ध माइनॉरिटीज़ में हैं। तो हमें जो इतने भी जो माइनॉरिटीज़ के मैंने नाम बताए हैं, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, इन सब के लैंग्वेज को, इनके सब के स्क्रिप्ट को, इनके सब के कल्चर को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। Then right of minorities to establish and administer educational institution, यानी कि ये बताया गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। स्टूडेंट इस आर्टिकल को आपके हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। वाई? Right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental right, including the writs
of these are the rates are mentioning five rates are mentioning in article 32 यानी कि यही वो आर्टिकल है जिसके थ्रू आप लोग अपने फंडामेंटल राइट्स का जब वॉयलेशन होता है तब कोर्ट में जा सकते हो और रेट उनको दे सकते हो, अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ रेट्स हैं जिनको आपको डिटेल्स में डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Then Article 33 deals with the power of Parliament to modify the fundamental rights. Article 33 में हमारी जो पार्लियामेंट है वो हमारी फंडामेंटल राइट्स में उनको पावर है हमारी पार्लियामेंट को कि वो फंडामेंटल राइट्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है। जैसे आपके जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से आपके कौन सा राइट हटाया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 34 डील्स विथ मार्शल लॉ, यानी कि इसमें हमारे मार्शल लॉ का मतलब है कि मिलिट्री रूल हमारे कभी कभी किसी एरियाज में हम लोग लगा सकते हैं। जैसे आपके जो अब टेररिस्ट या फिर नेक्सलाइट एरियाज़ हैं वहाँ पर जनरली मार्शल लॉ कभी कभी हमको लगाना पड़ता है, जिसमें हम जो वहाँ की फ़ौज है, वहाँ की जो आर्मी है, उनके रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ पे कुछ टाइम के लिए काम करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम जब सिचुएशंस आर नॉर्मल देन द पार्लियामेंट उसको क्या करती है? मना कर देती है। Article 35 deals with legislation required to deal with fundamental rights. So then, fundamental rights which are available to only citizens are Article 15, Article 16, 19, 29 and 30. स्टूडेंट ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपके उन्हीं पर्सनस को मिलेंगे जिनको सिटीजनशिप इंडिया की मिल रखी है। बाकी फंडामेंटल राइट्स दोज आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, यानी कि जो अब मैं आर्टिकल बोल रहा हूँ ये आपके सिटीजन्स को भी मिलेंगे और जो आपके नॉन सिटीजन्स हैं उनको भी मिलेंगे। कौन कौन से? आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28. So these rights are for both citizens, whether he or she will be a citizen of India or non-citizen of India. So in the next we discussed our part 4. These are fundamental duties. Student, in part 3 is related with our fundamental rights. Part 4 is related to fundamental duties. पार्ट 4 में आपके आर्टिकल 51A मेंशन है और इसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। सो व्हाट दे आर, लेट्स डिस्कस। They are set of 11 guidelines to the citizens. The original constitution did not mention about the fundamental duties. स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था तब हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। The idea has been taken from the former Soviet constitution and now even Russia does not have them. Probably only Japan is one such major country which has an exclusive chapter on fundamental duties. तो आपके जो रशिया था जो 1991 से रशिया को हम लोग बोला करते थे USSR, लेकिन 1991 में रशिया का क्या हो गया था? विघटन हो गया था, रशिया सेपरेट हो गया था बहुत सारी कंट्रीज़ में। बट राइट नाउ द USSR इज ऑल्सो नॉन द रशिया कंट्री। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों ने कौन से कंट्री से अडॉप्ट किए हैं, तो आपके रशिया से अडॉप्ट किए हैं। In 1976, the fundamental duties of citizens were added in the Constitution. In 2002, one more fundamental duty was added. It means that initially there are only 10 fundamental duties in our Constitution, but in 2002, the Constitutional Amendment is 86 Constitutional Amendment 2002 added a new fundamental duties that is related to our education. So they were added on the recommendation of the Swarn Singh Committee, which was constituted by Indira Gandhi in 1975. 1975 में एक कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी, बनाई गई थी, और ये कमेटी बनाई थी इंदिरा गांधी ने, और इसके जो हेड थे वो थे स्वर्ण सिंह, और इसीलिए इस कमेटी का नाम क्या पड़ गया? स्वर्ण सिंह कमेटी पड़ा। It recommended only 8 fundamental duties that with pecuniary punishments as well. However, the government did not welcome the punishments part.
इन्होंने कुछ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई थी और उनके साथ कुछ पनिशमेंट बताए थे, बट उसको हमारी जो गवर्नमेंट है उसने उसको फाइनलाइज नहीं किया, उसको मतलब अप्रूवल नहीं मिला. सो ए न्यू पार्ट 4A, a new Article 51A was added by virtue of 42 Constitutional Amendment Act 1976. 10 duties were added to 51A. Presently, there are 11 duties. The 11 fundamental duties was added by 86 Amendment Act 2002. And this is important amendment for your exam point of view. So these are the fundamental duties. So we discuss one by one. The first one is that to abide by the constitution, respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem. यानी कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इन सब की रेस्पेक्ट हमको करनी चाहिए. देन सेकंड में आपको बताया गया टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. यानी कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं उनको हमें एक प्रॉपर रेस्पेक्ट देनी चाहिए. जैसे हमारे गांधी जी हैं तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने उनका डेट डिसाइड किया हुआ है 2 अक्टूबर. ऐसे ही हमारे सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, आपके इंदिरा गांधी हैं. तो इन सबको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं. और जब इनकी डे ऑफ बर्थ होता है तो इनको श्रद्धांजलि भी दी जाती है. थर्ड वन इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. यानी कि हमें हमेशा हमारी सॉवरेनिटी, हमें यूनिटी में रहना चाहिए, हमारी इंटीग्रिटी का ध्यान रखना चाहिए. ऐसा हमको कौन करने के लिए बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए बोलता है. फोर्थ वन इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. यानी कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए जब भी हमारी कंट्री हमें कॉल अप करती है. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ द सिचुएशन इज़ वेरी एडवर्स ड्यू टू कोरोना वायरस. तो अभी जितने भी देखो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आपके जितने भी डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन्स हैं, तो ये तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो भी अभी हमारे सपोर्ट कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को. तो ऐसे टाइम पर हमें वर्क करना चाहिए. फॉर सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे एनसीसी का, कि एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो भी हमारी जो गवर्नमेंट है उससे परमिशन लेके वर्क करना चाह रही है. तो इतना आपके अंदर पेट्रोटिज्म होना चाहिए हमारी कंट्री के लिए. नेक्स्ट वन इज to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practice derogatory to the dignity of women. यानी कि हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे के साथ रहना चाहिए, और हमें जो वुमेन है उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना चाहिए, और जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटीज़ है हमारे कंट्री के अंदर उन सब की इक्वल रेस्पेक्ट करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हमें कोई कन्नड़ बोलता हुआ नज़र आ गया या कोई तमिल बोलता हुआ नज़र आ गया तो हम लोग उसको उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं. ऐसे ही हमारे जो कैसे हमको कोई बौद्ध हमारा फ्रेंड है, कोई मुस्लिम फ्रेंड है, तो हमको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. Next is to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture. यानी कि जितने भी हमारे इंडिया में रिच हेरिटेजेस हैं, फॉर एग्जांपल ताजमहल, आपके लाल किला, आपके जामा मस्जिद, आपके जितने भी पुराने बिल्डिंग्स हैं, इन सबको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि वहाँ पर घूमने गए, उन पर अपना नाम लिख कर आ गए, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए. एज ए गुड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हमें उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए. नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स. यानी कि आपको हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. आपके जो फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए. यानी कि वाइल्ड एनिमल्स को हमें फॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रह सके. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. हमें हमेशा हमारा जो टेम्परामेंट है,
हमारी जो सोच है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, हमें हमेशा साइंटिफिक रखना चाहिए, हमें मानवता के लिए काम करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें रियॉट्स कर रहे हैं या फिर रियॉट्स में इंक्लूड हो गए, उसमें जाकर हम लोगों ने बसें जला दी, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। तो दीज आर नॉट ए गुड एक्टिविटीज एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। देन is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievements, यानी कि हमें जो जिससे हमारा नेशन हायर लेवल पर वर्क कर सके, हायर लेवल पर अचीव कर सके, इसके लिए हमेशा क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, एंडेवर हमको करना रहना चाहिए। The last fundamental duties is to provide opportunities for educational to his child or ward between the age of 6 and 14 years, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने जो बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स के उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। और ये किस में लिखा गया है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा गया है। और ये जो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये किससे एडप्ट की गई थी, हमारे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। So student, this is our complete lecture on our Indian Constitution. I hope you understand all the important points. Thank you and have a nice day.